आप लोग जब लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा आगे रखकर चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन जब बात दिल्ली के मुद्दों की आती है तो आप लोगों को कन्विंस नहीं कर पाते। हमने 2013 में भी 70 में से 32 सीटें जीती थी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। तो इस बात को क्यों भूल जाते हैं? हमने अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद 2017 में हमने नगर निगम जीती है। क्या ये माना जाए जो आम आदमी पार्टी का कोर वोटर है, जो झुग्गी झोपड़ी वाला वोट है, जो सबसे निचले तबके का वोटर है, अक्सर कहा जाता है कि ये शायद बीजेपी को वोट नहीं डालता, इस बार उसको भी आप लोग अपने पाले में लेके आने की तैयारी में है, या लग रहा है कि उन तक मोदी जी की नीतियों पहुँचाकर उनसे भी वोट लिया जाए, ऐसा कुछ प्लानिंग? जब दिल्ली में भाजपा की सरकार थी, प्रत्येक झुग्गी झोपड़ी वासी को राशन कार्ड भी दिया, झुग्गियों में मिट्टी के तेल राशन के डिपो खोल दिए थे। और आज भी मोदी जी की सरकार ने जो अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की है, उसका सबसे ज़्यादा लाभ हमारे झुग्गी झोपड़ी वासी उठा रहे हैं। राजधानी दिल्ली के पड़ोसी राज्य हरियाणा में इस वक्त चुनावों की जोर आजमाइश जोरों पर है, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की बात सामने आ रही थी। फिलहाल आम आदमी पार्टी ने भी कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली के अंदर भी नवंबर या दिसंबर तक असेंबली इलेक्शन हो सकते हैं। और ये कहा है दक्षिण दिल्ली से बीजेपी सांसद रामवीर सिंह विधुरी जी ने। आज हमारे स्टूडियो में खुद सांसद विधुरी जी मौजूद हैं, जानेंगे इनसे अगर वाकई नवंबर दिसंबर तक दिल्ली में चुनाव होते हैं तो क्या बीजेपी इन चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार है? क्या दिल्ली में बीजेपी का जो वनवास चल रहा है उसे खत्म करने का वक्त आ चुका है? बहुत बहुत स्वागत है विधुरी जी आपका नवोदय टाइम्स पंजाब के इसी ग्रुप में। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इलेक्शन तो दिल्ली में फरवरी के फर्स्ट वीक में ही होंगे। आपका एक स्टेटमेंट है जो काफ़ी वायरल होता है। आपने किसी कार्यक्रम में कहा था कि महाराष्ट्र और जो दूसरा राज्य उसके साथ साथ दिल्ली में भी चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जेल में है शराब मामले को लेकर। आप जब एलओपी रहे और तमाम लोगों को लेकर आपने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया और आपने कहा सरकार काम नहीं कर पा रही है। उसके बाद एक डेलीगेशन राष्ट्रपति जी से मिल के आता है, उसके बाद इस तरह के बयान सामने आते हैं। देखिए, राष्ट्रपति जी के पास जो डेलीगेशन मिलने के लिए गया जी, उस डेलीगेशन में मैं सम्मिलित नहीं था, और ये मेरी निजी राय कही है जी, कि मेरी तो यही इच्छा थी, आज भी है, कि दिल्ली विधानसभा का चुनाव महाराष्ट्र और झारखंड के साथ कराया जाए। अब पार्टी लीडरशिप को फैसला करना है। जी। पार्टी लीडरशिप जो भी फैसला करेगी वो हम सभी को चलिए, स्वीकार होगा। चुनाव तो चुनाव आयोग और तमाम लोग बैठ के तय कर लेंगे। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से दिल्ली की सत्ता से बाहर है और दिल्ली के अंदर जिस तरह का माहौल बना हुआ है, नगर निगम के अंदर भी आम आदमी पार्टी है, दिल्ली सरकार में भी आम आदमी पार्टी है, लेकिन निगम में 12 जोन में से 7 जोन में आपके जोन चेयरमैन बने हैं। इसका मतलब साफ है कि स्टैंडिंग कमेटी में बीजेपी का पूरा हस्तक्षेप रहेगा। कैसे सब कुछ हो पाया, और उसके बाद क्या हम जब विधानसभा चुनाव की तरफ बढ़ते हैं बीजेपी की तैयारी पूरी है? देखिए, बीजेपी विधानसभा के चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। जहाँ तक नगर निगम की बात है, तो यदि हमने 7 वार्ड्स जीते हैं जी, तो उन 7 वार्ड्स में भारतीय जनता पार्टी के पास मेजोरिटी थी और चुनाव हुआ है। चुनाव में हमारे 7 के 7 चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन और स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स जीते हैं। साउथ दिल्ली में भी हम लोग साउथ जोन जिसको कहते हैं, उसमें भी बराबर बराबर रहे। 11 वोट उनको मिले, 11 वोट हमको मिले, और टॉस में हम हार गए। नगर निगम में भाजपा की स्थिति बहुत अच्छी है। स्टैंडिंग कमेटी का जब कभी चुनाव होगा जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टैंडिंग कमेटी में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन भाजपा का होगा। और मैं समझता हूँ कि उसके बाद दिल्ली में पक्के तौर पर नगर निगम की स्थिति बदलेगी। अभी नगर निगम को लेकर दिल्ली के लोगों में बड़ी भारी नाराज़गी है। पिछले 1.5 साल से आम आदमी पार्टी नगर निगम में दिल्ली को रूल कर रही है। हर तरफ कूड़े के ढेर हैं। उनकी कमिटमेंट ये थी कि हम दिल्ली के अंदर जो 3-4 स्थानों पर
कूड़े के पहाड़ हैं उनको 1 साल में हटा देंगे। लेकिन कूड़े के पहाड़ों की ऊंचाई बढ़ गई, कूड़े के पहाड़ों को हटा नहीं पाए। गलियों में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं दे पा रहे हैं, और उन्होंने हाउस टैक्स के भी रेट बढ़ाए हैं और अन्य तरह के भी टैक्सेज उन्होंने दिल्ली के लोगों के ऊपर उन्होंने उसका भार डाला है। तो लोगों में काफ़ी निराशा है, और मैं समझता हूँ जब भी दिल्ली विधानसभा का चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली विधानसभा में 50 से ज़्यादा सीटें जीतकर और एक लंबे समय के बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी। और उसके पीछे कारण क्या है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह विफल हो गई। आज लोगों को पीने का पानी मिलता नहीं, दिल्ली बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गई, हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स हो गया, सरकारी अस्पतालों की स्थिति बहुत ख़राब है, और जो हमारा एजुकेशन मॉडल है, जिसको वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल कहा जाता था, आज गेस्ट टीचर्स को निकाला जा रहा है जी। टीचर्स को नियमित नहीं किया गया, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल्स की कमी है। लगभग 24-25 हज़ार टीचर्स की आज दिल्ली सरकार के स्कूल्स में कमी है। कोई नया स्कूल नहीं खुला, 78 पुराने स्कूल्स बंद कर दिए गए। दिल्ली के अंदर 60% ऐसे स्कूल्स हैं जहां कॉमर्स और साइंस की पढ़ाई हम अपने बच्चों को उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। यदि हम कॉमर्स और साइंस की पढ़ाई अपने बच्चों को उपलब्ध नहीं कराएंगे तो हमारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर कैसे बनेंगे। तो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों के साथ जो भी कमिटमेंट की, चाहे वो 24 घंटे पीने का पानी देंगे, या जो हमारे सरकारी कर्मचारी जिनको किन्हीं कारणों से नियमित नहीं किया गया, उनकी एक बड़ी संख्या उनको रेगुलाइज करेंगे, उनको रेगुलाइज कर नहीं पाए। देहात के लोगों के साथ भी बहुत सारे वायदे किए थे, गांव का लाल डोरा बढ़ाएंगे, गांव का हाउस टैक्स माफ़ करेंगे। ये वायदा भी किया गया कि किसान की ज़मीन एक्वायर होगी तो उसको जो ऑल्टरनेटिव रेजिडेंशियल प्लॉट दिया जाता है उसका साइज़ बढ़ाएंगे, लेकिन साइज़ तो बढ़ाए नहीं। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने ऑल्टरनेटिव रेजिडेंशियल प्लॉट पर रोक लगा दी, और आज तो ऐसी स्थिति हो गई किसान की मृत्यु हो जाए तो अरविंद केजरीवाल की सरकार ने म्यूटेशन पर भी रोक लगा दी। अब किसान की मृत्यु हो जाए तो उसके बेटा बेटी के नाम पर ज़मीन ट्रांसफ़र होनी चाहिए, उसके नाम पर म्यूटेशन होना चाहिए, लेकिन वह भी नहीं हो पा रहा है। तो अरविंद केजरीवाल की सरकार को लेकर दिल्ली के लोगों में भारी नाराज़गी है, और उसका एक कारण ये भी है कि लोगों को हर रोज़ यही सुनने को मिलता है, जब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर थे या उनके जो मंत्री हैं, उनके जो एमएलएज हैं, उनकी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, कि हमको एलजी काम नहीं करने दे रहे हैं, हमको मोदी जी काम नहीं करने दे रहे हैं, हमको केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही है, हमको भाजपा काम नहीं करने दे रही है। लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं है कि कौन काम करने दे रहा, कौन काम नहीं करने दे रहा है। लोग चाहते हैं कि जो कमिटमेंट किया सरकार उसको पूरा करे, और यदि पूरा नहीं कर पा रही है और हर रोज़ यही बहाना कर रही है, तो लोगों ने मन बना लिया है कि जब सब कुछ काम एलजी को ही करने हैं, भारत के प्रधानमंत्री जी को ही करने हैं, या भाजपा को ही करने हैं, तो फिर क्यों ना हम दिल्ली में भाजपा की सरकार लाएं। आम आदमी पार्टी कहती है कि संजय सिंह बाहर आए बेल पर, मनीष सिसोदिया आए, कविता बाहर आई, तो अरविंद केजरीवाल भी चुनाव से पहले बाहर आ जाएंगे। दूसरा वो ये भी कहते हैं कि आप लोग जब लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा आगे रखकर चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन जब बात दिल्ली के मुद्दों की आती है तो आप लोगों को कन्विंस नहीं कर पाते। आपने बहुत सारी कमियां बताई, लेकिन होता क्या है, जब आदमी वोट डालने जाता है तो वो बीजेपी को लेकर इतना ज़्यादा सीरियस नज़र नहीं आता। देखिए, बात यह है, जो कुछ उनकी ओर से कहा जा रहा है वो सरासर गलत है। हमने 2013 में भी 70 में से 32 सीटें जीती थी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। तो इस बात को क्यों भूल जाते हैं। हमने अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद 2017 में हमने नगर निगम जीती है, और तीनों नगर निगम जीती हैं। कोई मलाल है 32 सीटें होने और के बाद ये सरकार नहीं बना हमने अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहते हुए हमने 2014 में भी लोकसभा जीती है, 7 की 7 सीटें जीती हैं, 2019 में भी 7 की 7 सीटें जीती हैं, और इस बार तो कांग्रेस और भाजपा दोनों का आपस में गठबंधन था। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, और बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि हम 7 की 7 सीटें जीतेंगे। तो आपने देखा है
कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को लगभग 56% वोट पड़ा है और सातों की सातों सीटें जीती हैं। और इस बार भी जैसे मैंने आपको कहा है कि लोग जब दिल्ली की हालत देखते हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, पीने का पानी मिल नहीं रहा है, सीवर लाइन डली नहीं, डल गई है तो वो चालू नहीं हुई, तो लोगों ने मन बना लिया है कि केंद्र में भी मोदी जी की सरकार है तो दिल्ली में भी अब मोदी जी की पार्टी की सरकार लाएंगे, ऐसा लोगों ने मन बना लिया है। और मोदी जी ने भी कहा है कि भाई हम दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना चाहते हैं और दिल्ली में भाजपा की सरकार आएगी तो मोदी जी के मार्गदर्शन में दिल्ली वर्ल्ड क्लास सिटी बनेगी। आज दिल्ली के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स हो गया है। दिल्ली दुनिया की सबसे ज़्यादा राजधानी मतलब प्रदूषित हो गई है। उसके बारे में WHO ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी अलग अलग समय पे दिल्ली सरकार की निंदा की है, हाई कोर्ट ने भी निंदा की है। आपने 2014 की बात की, जब आपकी 32 सीटें आई थी, तब आम आदमी पार्टी को 28 सीटें मिली थी और उन्होंने कांग्रेस से गठबंधन किया, सरकार बना ली। कभी आपको मलाल होता है कि अगर आप 2014 में अपनी सरकार बना लेते तो ना तो आम आदमी पार्टी इतना आगे तक बढ़ती, इसके बाद ये लोग गुजरात भी गए, पंजाब भी गए, हरियाणा भी जा रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, 2014 में इनको रोक सकते थे? इलेक्शन 2013 में हुआ था और 2013 में भारतीय जनता पार्टी को 32 सीटें मिली थी और जब अरविंद केजरीवाल का त्यागपत्र हो गया, उन्होंने दिल्ली विधानसभा को भंग करने के लिए अपना प्रस्ताव दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भेजा, तो प्रस्ताव मनमोहन सिंह की सरकार ने उसको स्वीकार नहीं किया। तो एक ऐसा समय आया था 2014 में कि दिल्ली में कुछ गैर भाजपा विधायकों ने भाजपा की लीडरशिप से आग्रह किया था कि हम चाहते हैं कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बने और हम अपना समर्थन यदि भाजपा सरकार बनाएगी तो भाजपा को देंगे। लेकिन उस समय हमारी लीडरशिप ने गठजोड़ करके या जोड़ तोड़ करके सरकार बनाना उचित नहीं समझा। सरकार बनाने की स्थिति में थे लेकिन पार्टी ने यही निर्णय लिया कि हम जोड़ तोड़ की सरकार नहीं बनाएंगे, चुनाव में जाएंगे और यदि दिल्ली के लोग हमें मेजॉरिटी देंगे तो हम दिल्ली की तस्वीर और तकदीर बदलेंगे। विदुरी जी, आपका जो लोकसभा क्षेत्र है वो हरियाणा से टच करता है। हरियाणा के अंदर भी विधानसभा के जो इलेक्शन है उनकी तैयारी चल रही है, लिस्ट भी सामने आ गई है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच पहले अलायंस की बात सामने आई लेकिन उनका अलायंस नहीं हो पाया। आप कैसे देखते हैं हरियाणा को? क्या लगता है बीजेपी किस पोजीशन में है? क्योंकि कॉन्फिडेंस है कांग्रेस को, इस बार वो कह रहे हैं कि हरियाणा में बदलाव होगा। आपका तजुर्बा क्या कहता है? नहीं, बात यह है कि कांग्रेस पार्टी तो पिछले 10 सालों से कह रही है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। और इस बार जो चुनाव है, आप जब नतीजे आएंगे आप तब देखना। लोग कहते थे कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार नहीं आएगी, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं बन रही, राजस्थान में भाजपा की सरकार नहीं बन रही। तो आपने देखा होगा जब रिजल्ट आया तो राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, भाजपा की सरकार बम्पर सीटें आई, बल्कि यहाँ पे तो आई, उम्मीद से ज़्यादा आई। तो ऐसे ही कांग्रेस के जो नेता हैं वो इस बार भी बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है हरियाणा को लेकर। और हरियाणा में मैं कह सकता हूँ कि कम से कम 50 से लेकर 55 सीटें भाजपा हरियाणा में जीतने जा रही है। लेकिन बड़े पैमाने पर बीजेपी के नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। लगभग 40 नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। कुछ टिकट ना मिलने से नाराज थे, कुछ दूसरी वजहों से नाराज थे। क्या इसका नुकसान आपको लगता है कहीं हो सकता है? आप मुझे बताइए, टिकट अनाउंस होने से पहले एक नेता का नाम बताइए जो उसने भाजपा छोड़ी हो। बाद में ही छोड़ी है। बाद में छोड़ी जी। सभी पार्टियों में होता है, कांग्रेस में भी हो रहा है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो पार्टी की नीतियों के प्रति समर्पित नहीं होते, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, अपने निजी स्वार्थ को आगे रखते हैं, देश के स्वार्थ को नहीं देखते हैं, राष्ट्र के स्वार्थ को नहीं देखते हैं।
और कुछ ऐसे फैसले ले लेते हैं जो बाद में उनको निश्चित तौर पे पछतावा होगा, और चुनाव के बाद ज़रूर वो इस बात को महसूस करेंगे कि गलत निर्णय हमसे हो गया जी। और जो लोग आज छोड़ के जा रहे हैं, मैं आज आपको बता के जा रहा हूँ कि चुनाव के बाद वो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप के आगे पीछे चक्कर काटते हुए दिखाई वापस आएंगे देंगे पार्टी में। कि हमसे गलती हो गई, हमें वापस ले लीजिए। अब पार्टी लेगी नहीं लेगी मैं उसके बारे में नहीं जी कह रहा जी जी। भविष्य में क्या होगा? आपको लगता है जो अलायंस नहीं हुआ हरियाणा के अंदर, बीजेपी के सामने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलायंस कर रही थी, उसका फायदा बीजेपी को होगा जो वोट बंटने की? नहीं, मैं कहता हूँ उनका अलायंस जब दिल्ली में हुआ, अब जो अरविंद केजरीवाल ही कहते थे मैं अपने 2 बच्चों की कसम खाता हूँ कभी कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं करूँगा, क्या लेकिन तो अलायंस किया। अरविंद केजरीवाल ने एक बार नहीं अनेकों बार ये बात कही कि शीला दीक्षित भ्रष्ट है और उन्होंने हजारों करोड़ रुपए के घोटाले किए, उनकी सरकार आएगी तो उनको हम जेल में बंद करेंगे। आप बताइए अरविंद केजरीवाल की सरकार आगे क्या कार्रवाई की? अरविंद केजरीवाल ने लोगों के सामने ये बात कही, मीडिया के सामने कही कि सीबीआई जो है वो सोनिया गांधी के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई करती है। सोनिया गांधी के ऊपर अनेक भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उनको अगर एक बार बुलाएगी और ज़रा कड़ाई से उनके सामने पेश आएगी तो वो सब कुछ क्या क्या उन्होंने भ्रष्टाचार किया उगल देंगी। तो इस तरह की भाषा अरविंद केजरीवाल कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं के बारे में बोलते रहे, और उसके बाद दिल्ली में मिलकर चुनाव लड़े। तो तब भी मैंने बात कही थी कि देखिए कांग्रेस का कार्यकर्ता किसी भी कीमत पर आम आदमी पार्टी के लिए काम नहीं करेगा, और आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता किसी कीमत पर भी कांग्रेस के लिए काम नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा कि दोनों पार्टियां जो हैं वो नहीं चाहती, कांग्रेस नहीं चाहती कि आम आदमी पार्टी पहले से मजबूत हो, आम आदमी पार्टी नहीं चाहती कांग्रेस फिर मजबूत हो, क्योंकि दोनों का वोट बैंक एक जैसा है जी। तो इनकी आपसी कलह है। ये दिल्ली में एक साथ लड़े, हमें क्या फर्क पड़ा, 7 सीटें आप लोग जीत गए, सातों के सातों सीटें जीते हैं। ये हरियाणा में भी मिलकर लड़ते तब भी कोई नुकसान नहीं। हमें फायदा ही होता, हमें कोई नुकसान नहीं होता। एक आखिरी सवाल है बस, मेंबरशिप कैंपेन आप लोगों ने चला रखा है, 10 करोड़ लोगों को भाजपा से जोड़ने का एक टारगेट आप लोग लेके चल रहे हैं, दक्षिण दिल्ली आप देख रहे हैं, क्या ये माना जाए जो आम आदमी पार्टी का कोर वोटर है, जो झुग्गी झोपड़ी वाला वोटर, जो सबसे निचले तबके का वोटर, अक्सर कहा जाता है कि ये शायद बीजेपी को वोट नहीं डालता, इस बार उसको भी आप लोग अपने पाले में लेके आने की तैयारी में है, या लग रहा है कि उन तक मोदी जी की नीतियों पहुंचाकर उनसे भी वोट लिया जाए, ऐसा कुछ प्लानिंग? नहीं, टारगेट 10 करोड़ नहीं है जी, टारगेट तो लगभग 20 करोड़ का है। और जहाँ तक झुग्गी झोपड़ी के वोटर की बात है, 2019 के चुनाव का नतीजा आप उठा के देखिए, ज़्यादातर झुग्गी झोपड़ी कैंपों में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की बढ़त रही है। इस बार झुग्गी झोपड़ी कैंपों में मुकाबला कुछ कड़ा था, और झुग्गी झोपड़ी वासियों के लिए जितना कार्य मोदी जी की सरकार ने, इससे पहले जब 93 से लेकर 98 के बीच में श्री मदन लाल खुराना जी की सरकार थी या डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी की सरकार थी, जितना काम उस समय हुआ उतना काम कभी नहीं हुआ। झुग्गी वालों के पास तो राशन कार्ड ही नहीं होता था। जब दिल्ली में भाजपा की सरकार थी, प्रत्येक झुग्गी झोपड़ी वासी को राशन कार्ड भी दिया, झुग्गियों में मिट्टी के तेल और राशन के डिपो खोल दिए थे, और झुग्गियों में नाली खड़ंजा पीने का पानी नहीं होता था, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं होती थी, बिजली नहीं होती थी। दिल्ली में जब 1993 में पहली बार भाजपा आई या भाजपा की सरकार आई, तो भाजपा की सरकार ने झुग्गी वासियों के राशन कार्ड भी बनाए, झुग्गी वासियों को ओल्ड एज पेंशन भी दी, झुग्गी वासियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था की, पार्क भी बनाए, डिस्पेंसरी भी खोली, छोटे छोटे बरात घर भी बनाए, और जहाँ जगह उपलब्ध थी वहाँ प्राइमरी स्कूल भी खोले, और छोटे छोटे पार्क भी विकसित किए। तो अनेक तरह की नागरिक सुविधाएं जब 1993 से लेकर 98 के बीच में भाजपा की सरकार थी, तो उन सरकारों ने झुग्गी झोपड़ी वासियों की चिंता की,
और आज भी मोदी जी की सरकार ने जो अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की है, उसका सबसे ज़्यादा लाभ हमारे झुग्गी झोपड़ी वासी उठा रहे हैं। जी। दिल्ली के अंदर 72 लाख राशन कार्डधारी हैं और झुग्गियों में भी लगभग 15 लाख से ज़्यादा राशन कार्डधारी हैं। सभी को मोदी जी की सरकार की ओर से प्रत्येक व्यक्ति को 4 किलो गेहूं, 1 किलो चावल मुफ्त दिया जा रहा है, चीनी मुफ्त दी जा रही है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस के सिलेंडर मुफ्त दिए गए हैं। ज़्यादातर झुग्गीवासी बेचारे अपने सड़क के किनारे बेचारे खड़े होकर सब्जी बेचते हैं, फल बेचते हैं, रेहड़ी लगाते हैं, पटरी पे बैठ के सब्जी बेचते हैं। तो 10,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपया वो अपना धंधा अच्छे से कर सकें, तो प्रधानमंत्री जी ने खोखा पट्टी के लोगों के लिए ये धनराशि भी उपलब्ध कराई है। प्रधानमंत्री जी ने PM विश्वकर्मा योजना शुरू की है। जिसके पास हाथ का हुनर है, कोई बढ़ई है, कुम्हार है, लुहार है, खाती है, राजमिस्त्री है, लगभग 18 अलग अलग कैटेगरीज हैं। उन सभी के लिए कि वो अपना धंधा और अच्छे से आगे बढ़ा सके, आज रजिस्ट्रेशन कराइए, 15 दिन के अंदर 1 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए उनको उपलब्ध हो जाता है। तो मोदी जी की सरकार ने एक नहीं अनेकों ऐसी योजनाएं गरीबों के लिए दिल्ली में शुरू की हैं, जिसका लाभ झुग्गी झोपड़ी के लोगों को मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल की सरकार को लेकर झुग्गी झोपड़ी के लोगों में बड़ी भारी नाराजगी है कि दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को केजरीवाल की सरकार ने लागू नहीं होने दिया। अभी हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने मेरे चुनाव में अनाउंसमेंट की थी कि दिल्ली में हम चाहे केजरीवाल की सरकार रिकमेंड करे या ना करे, हम आयुष्मान भारत योजना को लागू करेंगे। ओल्ड एज पेंशन बंद कर रखी है, नई पेंशन नहीं दी जा रही है, तो झुग्गी वालों को नाराजगी है। मोदी जी की सरकार प्रत्येक राशन कार्डधारी को मुफ्त राशन देती है। दिल्ली के अंदर पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने झुग्गीवासी का कोई राशन कार्ड बनाया ही नहीं। झुग्गियों में आज लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। झुग्गियों में आप जाइए, जो केजरीवाल ये कहते हैं हम 200 यूनिट मुफ्त आपको बिजली दे रहे हैं, अगर छोटा सा उनका झुग्गी में खोखा है और वो अपना छोटा सा धंधा कर रहे हैं, तो उसका 5-6 हज़ार रुपया बिजली का बिल आ रहा है, उसको कमर्शियल मीटर दिया गया है। और झुग्गियों में भी आज 3,000 से लेकर 4,000 रुपये तक के बिल आ रहे हैं। बिल्कुल। तो झुग्गी वासियों में इस बात को लेकर बड़ी नाराजगी, निराशा है। और हमने झुग्गी वासियों को ही नहीं बल्कि दिल्ली के लोगों को ये विश्वास दिलाया है कि जो योजनाएं, चाहे वो 200 यूनिट मुफ्त बिजली लोगों को, दिल्ली के लोगों को मिल रही है, उसको जारी रखा जाएगा। यदि ट्रांसपोर्ट महिलाओं के लिए फ्री है, उसको जारी रखा जाएगा। इन योजनाओं में कोई किसी तरह की छेड़ाछाड़ी या कटौती नहीं की जाएगी। और दिल्ली के लिए, इनके जीवन में बदलाव लाने के लिए और क्या कदम सरकार उठा सकती है, वो कदम सरकार की ओर से उठाए जाएंगे। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे दक्षिण दिल्ली से बीजेपी सांसद रामवीर सिंह विधुड़ी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लिए क्या कुछ कर रहे हैं और दिल्ली में भाजपा कैसे दिल्ली सरकार की सत्ता में वापसी करेगी, इसी पर इन्होंने बातचीत की और समझाया कि दिल्ली के लिए और देश के लिए आगे क्या कुछ प्लान है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।